ऑल स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर की इस क्लास में आप सभी का मैं आज स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर सेकंड को शुरू करने जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट की तरह इसमें भी 5 यूनिट्स हैं और इन 5 यूनिट्स में एक्ट्स दिए गए हैं जो इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर से कंसर्निंग एक्ट रहेंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, उस यूनिट में फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के बारे में हम बात करेंगे। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 यानी कारखाना अधिनियम 1948। कारखाने के बारे में हम सभी जानते हैं। कारखाना क्या है, कारखाने में क्या होता है, कारखाना हम किसे कह सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन अ फैक्ट्री, कि एक स्थान को फैक्ट्री होने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फैक्ट्री एक्ट को शुरू करने से पहले और फैक्ट्री को जानने से पहले हम फैक्ट्री एक्ट का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि फैक्ट्रीज़ में फैक्ट्री एक्ट का जब हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स बार बार हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और तकरीबन 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में से आपके बनने की संभावना रहती है। इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वह है एडल्ट, जिसे हम हिंदी में प्रौढ़ या वयस्क कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुने, एडल्ट को हम प्रौढ़ या वयस्क कहते हैं। प्रौढ़ या वयस्क वह व्यक्ति है जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी एडल्ट पर्सन वो होता है जिसने अपनी एज के 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पॉइंट नंबर 2, एडोलेसेंट यानी किशोर। किशोर वह व्यक्ति होता है जिसने अपनी उम्र के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं लेकिन अभी तक उसने 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, यानी 15 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होता है उसे हम किशोर कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, चाइल्ड यानी बालक। जिस व्यक्ति ने अपनी उम्र के 15 वर्ष ही पूरे नहीं किए हैं वह बालक है, यानी 15 साल से या 15 वर्ष से कम उम्र वाला जो व्यक्ति है उसे हम चाइल्ड यानी बालक कहते हैं। इन तीनों को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। एडल्ट यानी जिसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, एडोलेसेंट जिसने 18 कंप्लीट नहीं किए हैं लेकिन 15 कंप्लीट कर लिए हैं, चाइल्ड जिसने 15 साल भी कंप्लीट नहीं किए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्पिटेंट पर्सन यानी सक्षम व्यक्ति। सक्षम व्यक्ति वो होता है, या सक्षम व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है या किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन से है जिसे इस कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी कारखाने में की जाने वाली जो जांचें हैं, जो परीक्षण हैं या जो निरीक्षण हैं, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो इंस्पेक्शंस होते हैं, उनके लिए उसे मान्यता प्रदान की गई है, यानी उसे एफिलिएशन दे दी गई है, तो उसे हम कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे सामने है वो है हजार्डियस प्रोसेस यानी इसे हम खतरनाक प्रक्रिया कहते हैं। खतरनाक प्रक्रियाओं से आशय ऐसी प्रक्रियाओं से है जिस पर यदि हम ध्यान न दें तो उसमें जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है या उसमें जो तैयार माल बनता है उस माल से व्यक्तियों के स्वास्थ्य को गंभीर
नुकसान हो सकता है या गंभीर क्षति पहुंच सकती है या जिससे वातावरण दूषित हो सकता है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं कि कारखानों में जो वेस्ट निकलते हैं उससे न केवल वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य को नुकसान होता है, बल्कि उसके सराउंडिंग में जितने भी रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, या हम यूँ कहें कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो भी खराब होता है, दूषित होता है। तो इस तरह की सभी प्रोसेसेस हजार्डियस प्रोसेसेस यानी खतरनाक प्रक्रियाएं कहलाती है। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी वो है यंग पर्सन। यंग पर्सन यानी नवयुवक। नवयुवक वह है जो या तो बालक है या वो किशोर है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति नवयुवक कहलाता है। यानी यंग पर्सन में वो व्यक्ति आएगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसे हम यंग पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है डे यानी दिन। मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि को हम दिन कहते हैं। यानी रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट होने वाली जो 24 आवर्स का ड्यूरेशन है उसे हम दिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वीक यानी सप्ताह। सप्ताह से आशय हम सभी जानते हैं 7 दिन की उस अवधि से है। 7 डेज का वो ड्यूरेशन जो शनिवार की मध्य रात्रि से शुरू होता है, यानी सैटरडे मिडनाइट 12 o'clock से जो शुरू होता है, या कारखाना निरीक्षक द्वारा लिखित में अनुमोदित यानी रिटन में जिसे अप्रूवल मिला है किसी भी दिन की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। यानी वीक सैटरडे मिडनाइट से सभी लोग शुरू करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग वीक अपने हिसाब से शुरू करते हैं, तो जिस हिसाब से भी वो शुरू करते हैं तो उसी दिन मध्य रात्रि के 12 बजे से जो अगले 7 दिन हैं वह वीक में काउंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैलेंडर ईयर, जिसे हम कैलेंडर वर्ष भी कहते हैं। कैलेंडर वर्ष के बारे में सभी लोग लगभग जानते हैं। इससे आशय किसी वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली 12 मास की यानी 12 मंथ्स की ड्यूरेशन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो पीरियड होता है वो उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 है हमारा पावर का यानी शक्ति का। कारखाने में शक्ति से भी काम हो सकता है और बिना शक्ति से भी काम किया जा सकता है। तो शक्ति से आशय यानी पावर से जो हमारा मीनिंग है विद्युत शक्ति या ऊर्जा या अन्य किसी प्रकार की शक्ति या ऊर्जा से है जो यंत्रों की सहायता से ट्रांसमिट की जाती है, संप्रेषित की जाती है, जिसका उत्पादन मनुष्य या पशु साधनों से नहीं किया जा सकता है। यानी पावर वो होती है जिसका उत्पादन मनुष्य या पशु साधनों से नहीं किया जा सकता है। और पावर का इस्तेमाल कारखाना में जो निर्माणी प्रक्रिया होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारी वो है प्राइम मूवर की, प्रमुख चालक की। प्राइम मूवर क्या होता है? तो ये एक ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो मशीनरी से, प्लांट से कंसर्निंग है। तो प्राइम मूवर वो होता है, या हम यूँ कहें कि प्राइम मूवर से हमारा तात्पर्य या हमारा आशय किसी ऐसे इंजन से, मोटर या अन्य उपकरण से है। यानी इसमें इंजन भी आएगा, मोटर भी आ सकती है, कोई टूल भी आ सकता है जो शक्ति का उत्पादन करता है। यानी शक्ति यानी पावर पैदा जो करता है उसे हम मूवर यानी प्राइम मूवर कहते हैं। या अन्य किसी प्रकार से शक्ति उपलब्ध करता है तो उसे भी हम प्राइम मूवर ही कहेंगे। यानी प्राइम मूवर में इंजन, मोटर या किसी भी टूल को हम शामिल कर सकते हैं जो शक्ति का उत्पादन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन मशीनरी, संप्रेषण या संचारण यंत्र जिसे हम कहते हैं। संप्रेषण यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो संप्रेषित करते हैं,
शक्ति को या ऊर्जा को, उसे हम ट्रांसमिशन मशीनरी कहते हैं। क्योंकि जो प्लांट्स और मशीनरी चलते हैं वो एक जगह पे नहीं चलते हैं, आगे से आगे उनकी एक चेन होती है। तो वहाँ तक पावर को पहुँचाने के लिए जिस तरह की मशीनरी को उपयोग में लाया जाता है वो ट्रांसमिशन मशीनरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिर्फ मशीनरी, जिसे हम यंत्र कहते हैं हिंदी में। यंत्र में सब कुछ आता है। यंत्र में प्राइम मूवर भी आएगा, यंत्र में ट्रांसमिटिंग मशीनरी भी आएगी, या कोई ऐसा टूल आएगा जिसके द्वारा शक्ति पैदा की जाती है, या शक्ति को रूपांतरित किया जाता है, या शक्ति को कम्युनिकेट किया जाता है, यानी उसे ट्रांसमिशन, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब ये मशीन में कोई भी मशीनरी आएगी जो या तो पावर को प्रोड्यूस करेगी, या पावर को ट्रांसफॉर्म करेगी, या पावर को वो ट्रांसमिशन करेगी, उसे हम मशीनरी कहते हैं। लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारी वो है ऑक्यूपायर, यानी अधिष्ठाता या परिभोगी, इसे हम कहते हैं। तो अधिष्ठाता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका कारखाने के सभी कार्यों पर अंतिम नियंत्रण होता है। यानी हम यूं कहें, हेड ऑफ द फैक्ट्री इज कॉल्ड एन ऑक्यूपायर, यानी उसका कारखाने पर होल्ड होता है, उसका नियंत्रण होता है, इसीलिए उसे अधिष्ठाता कहते हैं, उसे परिभोगी भी कहते हैं। तो ये थी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपके सामने रखी है। इसमें जो हजार्डियस प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, प्राइम मूवर इम्पॉर्टेंट रहेगा, ट्रांसमिशन मशीनरी इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं फैक्ट्री एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, यानी कारखाना अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, यानी कारखाना अधिनियम में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें लेबर्स को लेकर के, ऑक्यूपायर को लेकर के किस तरह के प्रोविज़न बनाए गए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेन प्रोविज़न ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो सबसे पहले हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। स्कोप ऑफ द एक्ट, यानी इसका क्षेत्र कितना वाइड है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में ये जो एक्ट है ये ऑल इंडिया लेवल पर लागू होता है। 1970 तक तो यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो शेष भारत है उस पर लागू होता था, लेकिन 1970 के बाद में, या हम यूं कहें 1970 में, इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया और उसके बाद से ऑल ओवर इंडिया में ये लागू होता है। और वहाँ लागू होता है जहाँ विद्युत शक्ति का उपयोग होने पर 10 लोग काम करते हैं, तथा विद्युत शक्ति का उपयोग न करने पर, मतलब विद पावर जहाँ 10 लेबर काम करते हैं, और विदाउट पावर जहाँ 20 लोग काम करते हैं, उसे कारखाना कहा जाता है, और उस कारखाना में इसके प्रोविज़न लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ये भी इसी के प्रोविज़न का एक पार्ट है। कारखानों की स्वीकृति, अप्रूवल यानी स्वीकृति, लाइसेंसिंग यानी अनुज्ञापन, और रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन। तो इस अधिनियम में कारखानों की स्वीकृति यानी उनका अप्रूवल कि आप कारखाना शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि किसी कारखाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है तो वो लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी प्रोविज़न है वो इसी में दिए गए हैं। और कोई भी व्यक्ति जो कारखाना लगाना चाहता है, लाइसेंस लेना चाहता है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, उसको इसके प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, निरीक्षण अधिकारी, इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इस अधिनियम का एक प्रमुख जो चैप्टर है वह कारखाने के निरीक्षण अधिकारियों से कंसर्निंग है। इसमें कारखाने में जो निरीक्षक की नियुक्ति होती है, यानी जो इंस्पेक्टर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी पावर्स, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा जो प्रमाणित करने वाले सर्जन है, सर्टिफाइंग सर्जन जिनको बोलते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पावर्स और उनकी ड्यूटी से कंसर्निंग जितने भी प्रोविजंस हैं वो भी इसी में बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 कहता है
प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ, हेल्थ से कंसर्निंग जो प्रावधान है, जिसे हम स्वास्थ्य सुविधाएं भी कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर के स्वास्थ्य की तो ठीक बात है, लेकिन जो मेन फोकस है, जहाँ जिन लोगों के लिए यहाँ हेल्थ वर्ड का यूज़ किया गया है, वो हेल्थ है उन लेबर्स की जो उन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो भी फैक्ट्री एक्ट में दिए गए हैं। इसमें कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना, धूल या मिट्टी आदि की सफाई करना, कमरों में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, प्रॉपर एयर हो, गंदे जो वेस्ट होते हैं उनको निकालने के लिए उनके ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और उनके लिए यूरिनल की व्यवस्था भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये हेल्थ से कंसर्निंग प्रोविज़न्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेल्थ से कंसर्निंग जो प्रोविज़न है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर तीनों में से कोई एक प्रोविज़न हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका डिटेल स्टडी हम हेल्थ से कंसर्निंग जो प्रोविज़न पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से इसको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेफ्टी। जिस फैक्ट्री में श्रमिक काम करता है उसमें उसकी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन प्रोसेस में वो लगा हुआ है, जिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो काम करता है, जिस एनवायरनमेंट में काम वो करता है, जिन रॉ मटेरियल्स के साथ वो काम करता है, जिस तरह की मशीनों के साथ वो काम करता है, तो वह खतरे में रहता है, उसकी ज़िंदगी खतरे में रहती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रोविज़न्स हैं वो फैक्ट्री एक्ट में दिए गए हैं। इसी तरह से जिस समय लेबर की अपॉइंटमेंट होती है उस समय किस तरह के काम के लिए किस तरह का लेबर लगाया जा सकता है, यंग लगाया जाए, एडोलेसेंट लगाया जाए, चाइल्ड को लगा सकते हैं या नहीं, या फीमेल वर्कर को हम लगा सकते हैं या नहीं, इन सब से कंसर्निंग जो भी प्रोविज़न्स हैं वह सेफ्टी प्रोविज़न्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा प्रोविज़न है, प्रोविज़न्स रिलेटिंग टू हज़ार्डियस प्रोसेसेस, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया था कि खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी प्रोविज़न्स हैं वो भी आपके कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। कि मज़दूर जब काम करने के लिए आता है और पूरा दिन जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, उसका जो वर्क प्लेस है, जहाँ वो उठता है, बैठता है, जिन मशीनरीज के साथ वो काम करता है, और चारों ओर उसके जो मशीनरीज काम कर रही है, उन मशीनरी से उसको कोई नुकसान तो नहीं है, यदि है तो उसकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं करने के जो प्रोविज़न्स हैं वो भी इसी में है। इसी तरह से प्रोविज़न्स रिलेटिंग टू लेबर वेलफेयर की हम बात करते हैं कि श्रम कल्याण की जो व्यवस्थाएं हैं या जो श्रम कल्याण के प्रावधान हैं वो भी कारखाना अधिनियम में बताए गए हैं। जैसे श्रमिकों के नहाने के, धोने के, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि सब तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं, सब तरह के काम में मजदूर को या श्रमिक को घर लौटते समय नहाने धोने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं, कुछ इस तरह के काम होते हैं जिसमें मज़दूर के हाथ, पैर, बाल पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, तो उसे नहाने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर उसे नहाने धोने की पूरी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवाई जानी ज़रूरी है। इसी तरह से यदि उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो कपड़ों को धोने की, सुखाने की और उनको रखने की प्रॉपर व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। इसी तरह से फर्स्ट एड की फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है, रेस्ट रूम है, और जो क्रैचेस हैं स्पेशली फॉर फीमेल लेबर्स, उनकी व्यवस्था भी इसी फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोविजंस रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि जब कोई श्रमिक किसी भी कारखाना में काम करने के लिए आता है या उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है तो उसके कार्य के घंटे कितने रहेंगे, हम अपनी मर्जी से उससे कार्य नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जो हम प्रोविजंस रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट
जो पॉइंट है अपना प्रोविजंस का, प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, कि यदि किसी कारखाने में बच्चों को और किशोरों को नियुक्त करने की व्यवस्था है तो उनके वर्किंग आवर्स यानी वो कितने घंटे वहाँ काम करेंगे, उनके कार्यशील घंटे कितने होंगे, उसका जो प्रोविज़न है वो भी इसी एक्ट में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू वुमेन वर्कर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की आधी आबादी जो है उसमें से बहुत सी जो महिलाएं हैं इस तरह की फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, तो वहाँ पर वुमेन वर्कर्स को लेकर के कौन कौन सी प्रोविज़न्स हैं, कौन सा काम उनको दिया जा सकता है, भारी काम दिया जा सकता है या नहीं, नाइट की शिफ्ट में रखा जा सकता है या नहीं, उनकी मजदूरी कितनी होगी, यही सारे प्रोविज़न्स फैक्ट्रीज एक्ट में दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविज़न्स रिलेटिंग टू एनुअल लीव विथ वेजेस। जी हाँ, छुट्टी सबको प्रिय होती है और जब हमें छुट्टी का इंतज़ार रहता है तो मज़दूर भी तो हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसे भी छुट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन छुट्टी भी ऐसी जो मज़दूरी के साथ उसे मिले, यानी छुट्टी ले तो पैसे नहीं कटे, मज़दूरी की डिडक्शन न हो, इसलिए उसे लीव विद वेजेस जो मिलती है उसके लिए जो प्रोविजंस है वो भी फैक्ट्रीज एक्ट में दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। कुछ कारखाने ऐसे हैं जिसमें खतरनाक प्रक्रियाएं होती हैं और उन प्रक्रियाओं में काम करते करते वहाँ का जो लेबर है, वहाँ का जो मजदूर है वह बीमार हो जाता है, तो कुछ डिजीज़ को लेकर के कारखाना अधिष्ठाताओं के पास या फैक्ट्री ऑक्यूपायर्स के पास गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आते हैं और उन ऑर्डर्स में सर्टेन डिजीज़ लिखे हुए रहते हैं, तो उन डिजीज़ से कंसर्निंग रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को करते हैं, तो उससे कंसर्निंग जो प्रोविजंस हैं वो भी इसी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेनल्टी प्रोविज़न यानी दंड की व्यवस्थाएं। जो कारखाना का अधिष्ठाता या मैनेजर फैक्ट्री एक्ट में दिए गए प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, उसको पूरा नहीं करता है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्थाएं भी फैक्ट्रीज एक्ट में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजंस रिलेटेड टू द राइट ऑफ अपील एंड सेफ्टी ऑफ ऑफिसियल्स, यानी अपील करने का अधिकार तथा अधिकारियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान। इसी अधिनियम में कारखाने के जो ऑक्यूपायर्स है, जो अधिष्ठाता है या जो मैनेजर्स हैं, उनको अपील करने का अधिकार दिया गया है, यानी कोई भी ऑक्यूपायर यदि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट इंस्पेक्टर की ओर से कोई आदेश जो उसे मिला है उससे यदि वो सेटिस्फाई नहीं है तो वह अपील कर सकता है, उसे भी हियरिंग का मौका दिया जाता है। लास्ट पॉइंट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लायबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड ऑफिसर्स, श्रमिक और अधिकारियों के दायित्व संबंधी प्रावधान। इस अधिनियम में श्रमिकों और अधिकारियों के दायित्व भी हैं। श्रमिकों का दायित्व एवं कर्तव्य है कि वह दिए गए जो सेफ्टी प्रोविजंस है, यानी जो सुरक्षा के प्रावधान है, जो स्वास्थ्य के प्रावधान है, जो वेलफेयर यानी कल्याण के प्रावधान है, उनका पूर्ण रूप से पालन करें। और अधिकारियों का ये दायित्व है कि जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है, जो प्रोविज़न बनाया गया है, वह उस प्रोविज़न को फॉलो करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए भी कार्यवाही का प्रोविज़न है, उसमें सज़ा का भी प्रावधान रहता है और उसमें पेनल्टी का भी प्रावधान रहता है। लेबर के लिए जो सज़ा है वो है 3 महीने का कारावास यानी 3 months इम्प्रिजनमेंट या 100 रुपये का जो पेनल्टी है वो लग सकती है, और यदि आपका दोष सीवियर है तो दोनों ही पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है। इसी तरह से जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 6 महीने का कारावास है यानी 6 month इम्प्रिजनमेंट है और 1000 रुपये की पेनल्टी है, और यदि उनका भी दोष गंभीर है तो ऐसी सिचुएशन में उसे दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो टर्मिनोलॉजी है फैक्ट्रीज़ एक्ट की वो मैंने आपके सामने रखी, और जो प्रोविज़न्स हैं फैक्ट्री एक्ट के वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोविज़न्स के बारे में बात करेंगे, हेल्थ या वेलफेयर या सेफ्टी से कंसर्निंग जो भी प्रोविज़न्स हैं
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे और नोट्स से कंसर्निंग इसी का PDF बना के मैं आपको भेज देती हूँ ताकि आप इसे नोट कर पाएँ। हिंदी वाले बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वह भी बुक खरीद ले, चाहे वो नौलखा की बुक खरीदें चाहे वो डॉक्टर अशोक शर्मा की, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।